डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टोट अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो मैं दो बात कहना चाहती हूँ। एक तो ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की, क्योंकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जो मैं वीडियो बना रही थी वो आई थिंक ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप जानना चाहते हो, या मैंने छोड़ दिया, या वो कोई और टॉपिक सब टॉपिक्स भी होते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही हमारी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की ये आज लास्ट वीडियो है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो सिविल प्रोसीजर कोड की एक वेब सीरीज़ रेदर बहुत सारी एपिसोड आएंगी और हम उसमें सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ेंगे। लेकिन ख़ास क्या होगा, मैं उसका एक आपको टैगलाइन बता देती हूँ। सीपीसी की कहानी, अंजलि मैम की जुबानी। आई रियली प्रॉमिस कि आपने सीपीसी को कभी इतना ईज़ के साथ, इतने मज़ेदार ढंग से और इतना एक अंडरस्टैंडिंग वे में नहीं पढ़ा होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो कमिंग टू द टॉपिक टोट। अब आपने टोट इंडिया में पढ़ा होगा इफ़ यू आर इंडियन स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर आउट ऑफ इंडिया देन ऑल्सो टोट जो है उसकी डेवलपमेंट है वो कॉमन लॉ से आई है इंडिया के अंदर। और इंडिया में जितनी भी लीगल डेवलपमेंट हुई है वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से हुई है, वो भी मोटिवेटेड बाय इंग्लैंड के कोर्ट्स, राइट। तो हमारा जो लॉ है वो बेसिकली फॉलो कर रहा है इंग्लिश डिसीजंस को। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी बोला हुआ कईयों में कि टोर्ट में हम ज़्यादातर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम देखते हैं टुवर्ड्स द इंग्लिश कोर्ट डिसीजंस। लेकिन ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी टोर्ट की डेवलपमेंट हुई है उसमें हमको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या कन्फ्यूज़न है, क्या कन्फ्लिक्ट है, वो समझना आज, ठीक है। तो देखो, टोर्ट में कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कैसे होता है। टोर्ट क्या होता है आपको पता है, हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन टोर्ट एक रोंग होता है कमिटेड। ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो तीन चीज़ हैं। किसी पर्सन के अगेंस्ट हो जाएगा, उसको इंजरी कर देगा, किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी कर देगा, और किसी की रेपुटेशन को, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें जब रोंग कमिट होता है तो होता क्या है, देयर इज़ अ इंजरी, राइट। अब हम कोर्ट से क्या चाहते हैं कि हमको इंजरी होगी है, देन गिव अस द डैमेजेस, राइट। डैमेजेस दे दो, यानी डैमेजेस इज कंपनसेशन काइंड ऑफ, ठीक है। यानी हमको कंपनसेट कर दो जो रोंग हमारे साथ कमिट हुआ है उसके लिए। जब हम इसको एज ए टोट डोमेस्टिक लॉ पढ़ते हैं तो देर इज़ नो एज सच कन्फ्यूज़न। द ओनली कन्फ्यूज़न इज़ और द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि टोट की डेवलपमेंट थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुई है। इट इज़ नॉट ए कोडिफाइड लॉ, नॉट अ स्टैचू डीलिंग विद इट। कोई एक्ट लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया है। तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है टुवर्ड द केस लॉज एंड द जनरल प्रिंसिपल दैट आर अप्लाइड फॉर द टोट। लेकिन जब हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में टोट की बात करते हैं तो हमको ये तो याद रखना ही है जनरल प्रिंसिपल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। टोट एक एक्शन है, टोर्टुअस एक्ट है जो कहीं पे हुआ है। तो टोट में जनरली क्या होता है, आप कौन सी सिचुएशन देख सकते हो, दो नागरिक हैं, अलग देशों के हैं, एक देश में टोट कमिट हो गया, वो नागरिक किसी और देश का था, उसने उस देश में आके टोट कमिट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो देश में टोट कमिट कर दिया है तो क्या कहेंगे भाई, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन की भी कंसेप्ट है। और ये क्यों है, क्योंकि टोट एक सिविल रोंग ही नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल भी एक्ट है। तो आपने अपना इंडिया में आईपीसी में भी देखा होगा, सिविल में भी देखा है कि जो न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, मिसचीफ है, ट्रेसपास है, इनकी दोनों रेमेडी है। इट इज़ सिविल रोंग एज वेल एज क्रिमिनल एक्ट। तो आप पनिशमेंट मांग सकते हो, आप कंपनसेशन मांग सकते हो, इट इज़ द चॉइस, राइट। यहाँ पे क्या है, जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की तो हम सिविल रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं। तो जब टोट कमिट होता है, जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो इंडो पाक बॉर्डर पे कोई बंदा खड़ा है, इंडियन है, और वो ऐसे ही पत्थर फेंक रहे हैं और वो पत्थर जाके बॉर्डर के पार एक कार पे लग गया या एक बंदे को हिट कर दिया। तो नाउ
दो देश का जुरिडिक्शन हो गया, दो देश का लॉ वहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। तो कौन से देश का लॉ अप्लाई होगा? मान लो हम इसको एक सिचुएशन ये देखें कि वो एक्ट इंडिया में टोट है ही नहीं, या वो एक्ट पाकिस्तान में तो टोट है ही नहीं, लेकिन एक दूसरे देश में है, तो लॉ डिफर है एक पॉइंट के ऊपर, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? दिस इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो टोट में जो सिचुएशन है ना, देखो 3 सिचुएशन हम कह सकते हैं अराइज होती हैं। सी, ये टोट है, मान लो कोई भी टोट मान लो आप, हैज़ बीन कमिटेड, ठीक है, ये तो हो गया अब, ठीक है। सिचुएशन ये है कि टोट हैज़ बीन कमिटेड, लेकिन फर्दर जो है तीन तरह की सिचुएशन है ये तो फैक्ट है, टोट हैज़ बीन कमिटेड, मगर ये कैसे हुआ? एक सिचुएशन ये कहती है टोट जिस प्लेस पे कमिट हुआ एंड द फोरम इज सेम, मतलब इंडिया में टोट कमिट हुआ है, इंडिया में ही केस फाइल हो गया है, इंडिया के ही पीपल हैं, देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। एक सिंपल सा तरीका है, इंडिया की कोर्ट में केस डाल दो डिपेंडिंग ऑन द जुरिसडिक्शन। तो ये दोनों अगर सेम हैं तो नो कॉन्फ्लिक्ट है ना। फोरम और जो टोट कमिट होने का प्लेस है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या होता है, टोट हैज़ बीन कमिटेड एट वन प्लेस, और जब मैं प्लेस बोल रही हूँ तो हम इसको कंट्री है, तो डू नॉट कंफ्यूज इट, ठीक है। जब मैं बार बार प्लेस बोलूँगी तो आप इसको कंट्री मान लेना। टोट एक प्लेस पे हुआ है एंड द सूट इज फाइल्ड एट अनदर प्लेस, और ये प्लेस है मतलब कंट्री, ठीक है। सूट एक जगह पे टोट कमिट हुआ है, दूसरी जगह पे सूट फाइल हो गया, और दूसरी जगह दूसरा कंट्री, तो यहाँ पे 2 कंट्रीज की जुडिक्शन हो गई। फोरम अलग कंट्री में है, टोटुअस एक्टिविटी अलग कंट्री में हुई है। एक थर्ड सिचुएशन भी होती है इसमें कि टोट कमिटेड एट वन प्लेस एंड इट्स इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंस टेक प्लेस एट अदर प्लेस, और रेदर हम एट अदर प्लेस को इन अदर कंट्री, ठीक है। तो ये प्लेस कहाँ है? इन अदर कंट्री, एट ए प्लेस विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द दैट प्लेस जहाँ पे टोट कमिट हुआ है, तो आउटसाइड द कंट्री। अब ये 3 सिचुएशन है, इसमें तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, टोट एक जगह पे हुआ, फोरम भी वही है उसी एरिया का, यहाँ एरिया आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो, कंट्री कह सकते हो, बट कंट्री से बाहर नहीं। लेकिन ये जो 2 सिचुएशन है ना, यहाँ पे हो रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, है ना। देखो, अगर तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ सब जगह सिमिलरली अप्लाइड होता, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, होती ही नहीं अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्री टू कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द केसेस, देयर आर डिफरेंट लीगल प्रोविजंस। सिमिलरली टोट में भी है, कुछ टोट्स के लिए कंपनसेशन अलग तरीके का है, कुछ के लिए अलग है। किसी एक्टिविटी को टोट माना ही नहीं जा रहा है एक कंट्री में, दूसरी को माना जा रहा है। फॉर एग्जांपल बैटरी है, इंडिया में है बैटरी, मगर अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जाओ जहाँ किसी को हल्का पुश करना एक ट्रिफलिंग एक्ट है, ना ही उसके लिए कंपनसेशन है ना ही पनिशमेंट है, तो आपको धक्का मार दिया किसी ने, लेकिन इंडिया में मार दिया तो आप आके कहोगे उसने मुझे असॉल्ट कर दिया, किसी ने आपके ऊपर वाटर बॉटल से या इन जनरल एक पानी को मतलब फेंक दिया आपके मुंह पे या आपकी बॉडी पे, तो इट इज़ ऑफेंडिंग, आप कहोगे बैटरी हुई है। लेकिन अगर उस कंट्री में इसको बैटरी माना ही नहीं जा रहा तो हाउ यू क्लेम द कंपनसेशन, पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आप चाहोगे कि मैं अपने कंट्री में केस फाइल कर देता हूँ, तो फोरम ऑफ कंट्री, तो एक तरह से जहाँ जहाँ चॉइस ऑफ लॉ है वहाँ वहाँ फोरम शॉपिंग के भी प्रॉब्लम है। मतलब प्लेंटिफ अपने टोट के एक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी मनमर्जी से या फोरम चूज करना है, एक्ट तो फिक्स हो गया एक प्लेस पे, लेकिन
अगर फोरम चूज करना है तो वहाँ वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर पा रहा मान लो, तो फोरम के हिसाब से तो वो एक दूसरे देश के लॉ को चूज कर सकता है। इससे होता क्या है, डिफेंडेंट को हार्डशिप हो जाती है, बड़े एब्सर्ड रिजल्ट आ जाते हैं, और जो लीगल सिस्टम है ना वो ठीक से अप्लाई ऐसा करता हुआ दिखता नहीं कि ये हो क्या रहा है। तो इसीलिए इतने सारे प्रिंसिपल और इतनी सारी हम प्रोविजंस पढ़ते हैं कि कंट्री टू कंट्री लॉ इज डिफरेंट। तो यहाँ आपने देखा यहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ऑफ टॉर्ट है ना वो इन दो सिचुएशन को डील करता है, राइट। जैसे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। एट वन प्लेस आपके टोर्ट एक्ट हुआ, जैसे कोई मान लो कपल घूमने गए, इंडियन कपल थे, वो चले गए घूमने न्यूयॉर्क में, वहाँ उनके साथ नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया मे बी, ठीक है। अब वो क्या है, वो 5 दिन के लिए गए थे, 5 दिन बाद तो दे हैव टू कम बैक, वहीं थोड़ी ना रहते रहेंगे, वीज़ा ही ख़त्म हो रहा है। अब उनको केस फाइल करना उस न्यूसेंस के खिलाफ, तो उन्होंने कौन सा फोरम चूज़ करेंगे, वो आएंगे इंडिया में केस फाइल करेंगे अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज़ कमिटेड सम न्यूसेंस और नेग्लिजेंटली जो एक्ट हुआ है। वो है अमेरिकन पर्सन, टोर्ट कमिट हुआ है अमेरिका में, तो नाउ देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो क्या फोरम का लॉ अप्लाई होगा, यानी व्हाट द कोर्ट्स आर अप्लाइड इन इंडिया प्रोविजंस रिगार्डिंग टोर्ट, वो, या भले ही फोरम तो चूज कर लिया इंडिया का, बट लॉ विल बी अप्लाइड एज द अमेरिकन लॉ इज सेइंग अबाउट द टोर्ट बिकॉज द टोर्ट इज कमिटेड इन द अमेरिका। तो ये जो एक सिचुएशन है उसमें 2 प्लेस हो जाता है, वन इज फॉरम, वन इज टोर्ट की एक्टिविटी जहाँ हुई है। थर्ड जो है, जैसे इसमें डिफॉर्मेशन का एग्जांपल दे सकते हैं हम। इसमें एक केस भी है, यहाँ देखिए आप, बाटा वर्सेस बाटा का 1948 का केस है। इस केस में जो एक पर्सन था उसने स्विट्जरलैंड में डिफॉर्मेटरी लेटर लिखे, लेकिन वो पब्लिश हुए इंग्लैंड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या टोर्ट कमिट हुआ है स्विट्जरलैंड में या टोर्ट कमिट हुआ है इंग्लैंड में। सो अगर हम इस डिफॉर्मेटरी एक्ट की अगर इंग्रेडिएंट को देखें तो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है उसका पब्लिश होना। अगर वो स्विट्जरलैंड में लेटर लिख के रख लेता तो टोर्ट कमिट ही नहीं होता, इंग्लैंड में भी रख लेता जाके अपने ड्रॉर में, लेकिन इफ़ इट कम इन टू नॉलेज ऑफ पीपल इन इंग्लैंड, वो पब्लिश हो गया, तो टोर्ट का जो एक्टिविटी है वो वहाँ भी हुई है। तो इसका मतलब है टोर्ट का वन पार्ट एक जगह पे हो गया, उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे हो गया। तो जहाँ पे इफेक्ट हुआ है वहाँ भी केस चल सकता है, जहाँ पे वो एक्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ भी केस चल सकता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो फिर इंग्लैंड में हुई, राइट। तो ये आपके एक तरह से सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ अराइज होता है। अब हमारा दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने ये चीज़ लिखी है 2, सॉरी 3 है ये, 2 नहीं है, देखो है ना, पर्सन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन। तो क्या ये जो पर्सन और रेपुटेशन है ये हम और अगर पास कैटेगरी में डालना चाहें तो ये लगभग एक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि रेपुटेशन इंसान की होती है, प्रॉपर्टी की रेपुटेशन होती है, हो सकती है अगर वो गुडविल हो तो, राइट। अदरवाइज एक हाउस की रेपुटेशन नहीं होती, एक किसी चीज़ की रेपुटेशन नहीं होती। बट यस, अगर वो कोई ट्रेड चल रहा है, कोई शॉप है, कुछ भी चीज़ है ऐसी जिसमें कमर्शियल कुछ है और उसकी गुडविल है, देन द हार्म ऑफ रेपुटेशन कैन बी डन, वहाँ पे टोर्ट कमिट हो सकता है डिफॉर्मेशन का अगेंस्ट दैट। बट अदरवाइज देखा जाए तो रेपुटेशन पर्सन की होती है। लेकिन हमने पर्सन की डेफिनेशन में भी पहले अपनी वीडियोज़ में पढ़ा है कि पर्सन इंक्लूड नॉर्मल नेचुरल पर्सन प्लस में आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो कौन है, ये जो मैं बता रही हूँ, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, या कोई और भी प्रोप्राइटरी चीज़ें हैं जिन पे उनकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है। तो जो टोर्ट की टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन दीज 2 होती हैं। एक को हम बोलते हैं टोर्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है, नंबर 1। सेकंड है पर्सनल टोर्ट। ये जो टोर्ट ऑफ रियलिटी है, रियलिटी से आप सोचोगे कि ये तो इंसान भी रियलिटी है, ऐसे फेक तो चीज़ नहीं है, लेकिन टोर्ट ऑफ रियलिटी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही बोलते हैं, ठीक है, इवन नॉट फॉर मूवेबल, क्योंकि जब मूवेबल होती है ना
मूवेबल एंड जो पर्सनल टोट्स होते हैं, या हम पर्सनल कहेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, टोट अगेंस्ट पर्सन्स, है ना। तो मूवेबल है ना, क्योंकि मूवेबल मूव विद द पर्सन, तो इसलिए उसको पर्सन का ही मान लेता है। लेकिन इमूवेबल में क्या होता है, वो एक फिक्स है। तो हमने एक लेक्सिटस का प्रिंसिपल पढ़ा था और मैंने तब भी आपको बताया था, इट इज़ अ गोल्डन प्रिंसिपल, हर जगह सेम तरीके से अप्लाई होता है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो वो चाहे किसी सिचुएशन में भी हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस प्लेस की मानी जाएगी जहां वो सिचुएटेड है। इसका मतलब क्या है, टोट ऑफ रियलिटी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसका जो टोट है वो प्रॉपर्टी के, जैसे किसी ने आग लगा दी प्रॉपर्टी में, तो जो मिसचीफ हुआ है वो वहीं हुआ है जहाँ वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो टोट का प्लेस कोई दूसरा हो नहीं सकता, वहीं माना जाएगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो वीडियो बनाई थी ना, अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, उसमें एक केस का एग्जांपल दिया था। ये मैं दोबारा दे देती हूँ। ये है ब्रिटेन साउथ अफ्रीका कॉरपोरेशन वर्सेस कैंपेन डी मोजाम्बिक। ये मैंने तब भी बताया था, इसको मोजाम्बिक रूल कहते हैं, मोजाम्बिक बोलते हैं। तो ये मोजाम्बिक और ये 1953 का केस है। इस केस में ट्रेसपास हुआ था एक प्रॉपर्टी पे जो कि सिचुएटेड थी साउथ अफ्रीका में, लेकिन ये ब्रिटिश की एक कंपनी, ब्रिटिश पीपल ने बनाई थी कंपनी इन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे जो केस फाइल करा गया वो इंग्लैंड में फाइल करा गया कि इंजंक्शंस पास की जाएं और डैमेजेस दिए जाएं अगेंस्ट द ट्रेसपास दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि कोर्ट हैज़ नो पावर टू अप्लाई लॉ फॉर ए प्रॉपर्टी द रॉन्ग डन टू दैट प्रॉपर्टी आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ देयर कोर्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कोई जुडिक्शन नहीं है इंग्लैंड के कोर्ट की कि वो वहाँ पे कोई ट्रेसपास के अगेंस्ट इंजंक्शन या ऑर्डर पास करे या डैमेजेस दे। तो सूट को डिक्लाइन कर दिया गया था कि यहाँ पे नहीं है कोई रेमेडी अवेलेबल अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी। तो ये लॉ फिक्स है, इसमें हमको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टोट है ना, पर्सनल लॉ, पर्सनल टोट कहेंगे इसको हम, यानी पर्सनल लॉ अप्लाई होता है टोट का। पर्सनल में अभी जैसे मैंने लिखा मूवेबल भी आता है और पर्सन्स के अगेंस्ट जो टोट होते हैं वो भी आते हैं। यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी मूव कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे जो बॉर्डर है ना बाय रोड कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हम चल के जा रहे हैं और फिर वहाँ पे नेग्लिजेंट ड्राइविंग से कुछ हो जाता है या किसी और प्रॉब्लम से कोई न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को आप लेके भी आ गए, है ना। जैसे मैंने अभी पाकिस्तान इंडिया का वो एग्जांपल दिया, वहाँ कार है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अब वो वहीं नहीं खड़ा रहेगा ना फिक्स होकर, वो जाएगा उसको लेकर के। तो नंबर ऑफ जुडिक्शन भी बन जाती है, नंबर ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिक्शन ऑल्सो, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। बट लॉ पार्ट पे फिर जब ये है ना, इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और हमारी जो नेक्स्ट जो हम कुछ चीज़ें करेंगे ना वो इसी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि भाई अब हमने ये इतनी चीज़ें कर ली, तो थ्योरीज क्या है आखिरकार, कौन सा लॉ है। हम कह रहे हैं पर्सनल टोर्ट में क्या अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं ये हम सिर्फ पर्सनल टोर्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। द रीज़न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टोर्ट ऑफ रियलिटी इज ओनली फिक्स्ड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो थ्योरीज है ना, हम तीन चीज़ करेंगे। नंबर वन, इसको लेक्स लॉ की फोरी की थ्योरी सपोर्ट करती है, मतलब इसको डील करती है
फिर एक हमारा है लेक्स लोकी डेलिक्टी कमीशी, ठीक है, एक ये थ्योरी है। थर्ड है प्रॉपर लॉ और सोशल एनवायरनमेंट, थ्योरी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो टोट कमिट होता है पर्सनल, तो वो अप्लाई होती है। तो जो लेक्स फोरी थ्योरी थी इसको स्वैगनी ने सपोर्ट करा था, लेकिन कि जो लॉ है ना वो उस फोरम का अप्लाई होगा जहाँ पे सूट फाइल हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभी वो कपल घूमने गए, वो न्यूयॉर्क में उनके साथ टोट कमिट हो गया, इंडिया में वापस आ गए, इंडिया में केस डाल दिया, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडियन लॉ अप्लाई होगा, दो द टोट हैज़ कमिटेड इन समवेयर एल्स आउट ऑफ इंडिया। लेकिन एज पर द लेक्स लोकी फोरी द लॉ फोरम विल बी अप्लाइड, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म क्यों मिला? इसीलिए मिला कि जहाँ पे टोट कमिट हुआ है वो ज़्यादा कनेक्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा न्यूयॉर्क गया, उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड के बाद उसको स्विट्जरलैंड जाना था, या यूँ कह लो वो एक यूरोप टूर पे निकला था, तो जो यूरोप में कंट्री आए, मान लो वो वहाँ घूम के और फिर इंडिया वापस आया, लेकिन न्यूयॉर्क में 5 दिन का स्टे था, दूसरे कंट्री में 10 दिन का था, एक जगह उसको 1 महीना रहना था, और उसको ये पता था उस कंट्री का जो लॉ है ना वो इस तरह के टोटियस में जल्दी डिसीजन कर देता है, तो उसको ये लगा कि नहीं ठीक है 1 महीने में डिसीजन आ जाएगा, ये छोटा सा केस है, मेरे को डैमेज जल्दी मिल जाएगा, तो मैं केस यहाँ फाइल कर देता हूँ, बिल्कुल ऑल टुगेदर एक 3rd 4th स्टेट में जाके। तो फोरम का बिल्कुल ही मिसयूज हो गया ना, वो पार्टीज वहाँ की रेजिडेंट है यानी डोमिसाइल भी नहीं है, ना टोट वहाँ पे कमिट हुआ है, तो बिल्कुल एक 3rd फोरम को चूज कर लेना, दो प्लेंटिफ हैज चॉइस, बट बिल्कुल ही इररेलेवेंट, बिल्कुल ही अनकनेक्टेड, कोई कनेक्टिंग फैक्टर है ही नहीं जो उस फोरम को सपोर्ट करे, एक्सेप्ट कि वो घूम रहा अपनी मनमर्जी से। इससे तो फिर क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि बंदा इंडियन था, न्यूयॉर्क में टोट कमिट हुआ, इंडिया वापस आया, लेकिन तुरंत ही नेपाल चला गया, और नेपाल वो 6 महीने रहेगा, तो कह रहा है मैं नेपाल में केस डालूंगा, तो इट इज़ द एब्सर्डिटी ऑफ लॉ। तो इसीलिए इस जो लेक्स फोरी की थ्योरी है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं हुई, सून इसको बड़ा ही कोर्ट्स ने मतलब एक साइडलाइन हो गई, नहीं अप्लाई करना शुरू किया, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एक प्रैक्टिकल वो नहीं है एस्पेक्ट कि आप फोरम अगर कनेक्टेड है देन तो फोरम का लॉ अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं है जीरो है ये। जो एक मैंने पहली सिचुएशन दी थी उसमें तो हो ही सकता है, इंडियन रेजिडेंट है, न्यूयॉर्क में टोट कमिट हुआ, 5 दिन का वीज़ा था, वापस आ गए, यहाँ फोरम में केस डाल दिया, यहाँ का लॉ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थ्योरी है लेक्स लोकी डेलिक्टी कमीसी, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड वेयर द टोट हैज़ कमिटेड या टोट हैज़ टेकन प्लेस, तो वो लॉ ऑफ लैंड अप्लाई होगा जहाँ पे टोट एक्चुअली हुआ है या टोटस एक्टिविटी हुई है, एक्ट हुआ है, किसी ने टोट कमिट करा है, तो जिस प्लेस पे कमिट हुआ है वो प्लेस का लॉ अप्लाई होगा। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि एक कॉमन सेंस में भी ये बात हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, और ये आप जो लेक्स लोकी डेलिक्टी है ना, ये आप सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी भी रेफर कर सकते हो यहाँ पे। क्यों कर सकते हो सेक्शन 19? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर किसी भी मूवेबल के साथ या पर्सन के साथ कोई टोट कमिट होता है तो 2 जगह पे केस फाइल हो सकता है। 1 जहाँ पे टोट जो रॉन्ग कमिट हुआ है, यानी किसी प्रॉपर्टी या पर्सन के अगेंस्ट रॉन्ग कमिट होता है, तो 2 जगह पे सूट फाइल हो सकता है, जहाँ पे रॉन्ग कमिट हुआ है, जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है और वर्क फॉर गेन करता है और कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। मतलब डिफेंडेंट के वर्क प्लेस पे कोई भी वर्क कर रहा हो, उसके रेजिडेंशियल प्लेस पे केस फाइल हो सकता है, या फिर जहाँ पे वो रॉन्ग कमिट हुआ है, अगर वो रॉन्ग टोट है तो जहाँ पे टोट कमिट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा लॉ भी बिल्कुल सिंपली इसको डील करता है।
इवन आप सेक्शन 16, 17, 18 में जो मैंने टोर्ट ऑफ रियलिटी बताया उसको भी रिलेट कर सकते हो। वहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोविजंस नहीं अप्लाई होती हैं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न ये जो ऑनगोइंग है 16, 17, 18 विल नॉट अप्लाई इफ़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के जुडिक्शन में नहीं होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो इंडिया का जो सिविल प्रोसीजर कोड की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगी। इसमें एक और फ़र्क होता है, सब्सटैंटिव प्रोविजंस एंड प्रोसीजरल। प्रोसीजरल तो फोरम की ही अप्लाई होती हैं जनरली, जहाँ पे केस चलेगा प्रोसीजरल जो प्रोविजंस हैं वो उसी फोरम की अप्लाई होंगी, मगर सब्सटैंटिव पार्ट कौन से देश का लागू होगा। यानी मान लो अगर वो बंदा इंग्लैंड, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि वो नंबर ऑफ कंट्रीज में घूम रहा और उसने एक इररेलेवेंट कंट्री में जाके केस फाइल कर दिया, तो ठीक है, इट्स ओके, प्रोसीजर तो वहाँ की फॉलो हो जाएगी, बट लॉ क्या न्यूयॉर्क का अप्लाई होगा? ऑफ कोर्स। जुडिक्शन कोई एक कोर्ट हो सकता है, लॉ किसी दूसरे देश का अप्लाई करेगा वो वाला कोर्ट, पार्शियली करेगा, फुल्ली करेगा, ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फोरम का और प्रोसीजरल लॉ में जो फोरम का हम बात कर रहे हैं वो कौन से आते हैं, जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन है। अब मान लो टोर्ट की लिमिटेशन, इंडिया के फोरम में केस फाइल हो गया, यहाँ पे टोर्ट की लिमिटेशन मान लो 1 ईयर है, लेकिन न्यूयॉर्क में सिर्फ 6 महीना है। तो अब जो डिफेंडेंट है वो ये प्लीड कर रहा है इंडिया में कि ये तो लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो चुका, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन प्लेंटिफ क्या प्लीड कर रहा है कि इंडिया में जो टोर्ट की है वो तो 1 ईयर है ना, तो 1 ईयर के विद इन डाला है। या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि यहाँ पे मान लो इंडियन पर्सन ने न्यूयॉर्क में केस डाला, वहाँ पे सिर्फ 6 महीने थी, उसने 6 महीने के बाद डाला, तो वो सूट वहाँ पे हार जाएगा क्योंकि फॉरम का लॉ अप्लाई होगा, प्रोसीजरल, राइट। तो ये सिचुएशन भी इसी में डील होती है। तो जो लैक्स लॉ की डेलिक्टी कमीशन है, इसमें 2-3 तरह के एस्पेक्ट होते हैं। देखो, एक तो सिंपल ये हुआ टोर्ट वहाँ पे कमिट हुआ, लेकिन एक जो थर्ड थी उसका इफेक्ट, या वो कंटिन्यूइंग टोर्ट है, अभी रुका नहीं है, एक जगह से स्टार्ट हुआ है और अब चलता जा रहा है टोर्ट, तो कौन से प्लेस का टोर्ट अप्लाई होगा, क्योंकि कई सारे हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कोई दवाई है, कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स है, वो कहीं से ऑर्डर करी, उस कंट्री में ला करके उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करा 1-2 जगहों पे, वो कंट्री के विद इन हो सकते हैं, बाहर भेज दी उसने, और तो उससे क्या होगा, उन दवाइयों से रिएक्शन हो गई या उसमें कार्सिजेनिक सब्सटेंस थे, उससे लोगों को हार्मफुल इफेक्ट हुए। तो ये केस टोर्ट कहाँ है, जब वो दवाइयाँ यहाँ मंगवाई गई तो एक यहाँ पे था क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंजूरियस सब्सटेंसेस थे, या जहाँ जहाँ इफेक्ट हुआ, एक तो उसी कंट्री में हो गया, एक उस कंट्री से भी बाहर हो गया, तो यानी टोर्ट नंबर ऑफ प्लेसेस पे हो गया। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ अगेन, एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये है ही, मगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के जोन भी बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब है ये इतनी सिंपल सिचुएशन हर जगह नहीं होती, जब नंबर ऑफ जो टोर्ट है या तो वो कंटिन्यूइंग है, या उसके पार्ट्स हैं, या उसके इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस है। जैसे किसी पर्सन ने दवाई ली इस कंट्री में, उसके बाद वो ट्रैवल करके चला गया, वहाँ उसकी हालत ख़राब हो गई, मे बी डेथ हो गई, मे बी उसको इंजरीज हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, वो डैमेज कर रहा है, तो यहाँ पे एक्ट हुआ, इफेक्ट वहाँ पे हुआ, या कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे हुआ। कंटिन्यूइंग टोर्ट हो सक रहा है, अब प्लेन में हो जैसे, तो किसी ने आपको असॉल्ट करा, असॉल्ट बिगिन हुआ एक जुडिक्शन में, अब एरोप्लेन उड़ता जा रहा है, दूसरा देश आ गया है, वो चलता जा रहा है, तो एक से ज़्यादा जुडिक्शन इन्वॉल्व हो गई, या शिप में भी आप ऐसा कर सकते हो, या बाय ट्रेन अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तो ये जो कंटिन्यूइंग टोर्ट है ये हो सकता है, ठीक है। लैक्स लॉ की डेलिक्टी आज तक भी सबसे अच्छा अप्लाई होने वाला प्रिंसिपल है, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन का प्लेस होता है ना, वो हमेशा ही एक सबसे कनेक्टिंग फैक्टर होता है कि जहाँ पे कुछ हुआ है, जहाँ पे कोई एक्ट टेक प्लेस हुआ है, तो वो जो प्लेस है ना, वो नियरेस्ट कनेक्टिंग फैक्टर माना जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा नहीं है, यही है कि जहाँ पे ये एक से ज़्यादा जगह पे होता है वो फिर से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। थर्ड थ्योरी है हमारी प्रॉपर लॉ, या सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी बोलते हैं हम जिसको। इस थ्योरी में एक तो प्रॉपर लॉ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रॉपर लॉ पढ़ लिया है, अब यहाँ हम एक जगह और प्रॉपर लॉ कर रहे हैं, एक आधी जगह और आपको प्रॉपर लॉ मिलेगा। तो प्रॉपर लॉ का मतलब क्या है कि आप प्रिंसिपल्स को स्ट्रेट जैकेटेड कंपार्टमेंट में बंद नहीं कर सकते, या आप ऐसे ये
ऐसे वो नहीं बना सकते कैटेगरी कि इस पे लगेगा लेक्स फॉरी, इस पे लगेगा लेक्स डेलिक्टी, या इस पे लगेगा कोई और नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे इतना कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल्स है, तो देयर शुड बी ए प्रॉपर लॉ। और सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी क्या कहती है, आप सोशल फैक्टर्स को भी आप देखोगे, हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अलग हैं। जैसे मैंने अभी इतने सारे एग्जांपल बताए, उनमें किसी देखो, एक में बंदा शौकिया घूम रहा है इधर उधर और फिर जो उसको कन्वीनियंट लगा उसने वो फोरम चूज कर लिया। एक है बंदा जो मान लो घूमने गया था एक कंट्री में, उसका वीज़ा खत्म हो गया, वापस आ गया, ही हैज़ नो चॉइस कि वो वापस अमेरिका में इस बात पे वीज़ा लगवाए कि मेरे को वीज़ा लगा दो, मुझे केस फाइल करना है। ही हैज़ नो मनी ऑल्सो। अब एक बंदा एक बार घूमने गया, वो केस की हर तारीख पे न्यूयॉर्क जाएगा, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल एंड राइट फॉर दैट पर्सन। तो एक जो जनरल रूल है कि डिफेंडेंट के प्लेस पे होना चाहिए, लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो प्लेंटिफ की चॉइस है, फोरम का अलग हो सकता है और जो टोट है वो वाला कंट्री अलग हो सकता है जो कमिट हुआ है। तो सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी ये कहती है, और इसको जूरिस्ट मॉरिस ने प्रोपाउंड करा था, ठीक है, और इसको बहुत सपोर्ट मिला था बहुत सारे अब कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। दो लेक्स लॉ की डेलिक्टी कमीशन, लेक्स फॉरी इज ऑल्सो देयर कि अगर हमारे फोरम में किसी ने केस डाल दिया, बट द प्रॉपर लॉ इज ऑल्सो देयर विच इज़ द नियरेस्ट कनेक्शन। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर हमारा केस है फिलिप्स वर्सेस, यहाँ लिख देते हैं आयर, और ये है आपका 1870 का केस, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर इंग्लिश डिसीजन है। इस डिसीजन को एट लेंथ बार बार लोगों ने, मतलब इंडिया में भी, बाहर के कंट्रीज़ में भी, और कॉमन लॉ में जो है ये अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में बड़े, इसके फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे। जमाइका का गवर्नर था, उसने एक रेबिलियन हो रखा था, उस रेबल पर्सनस को रोकने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए, उसमें बहुत लोगों को मारा गया, मास किलिंग सी हो गई। उसके बाद उसने एंड ऑफ अपने उसमें टर्म में एक लॉ पास कर लिया कि अगर कोई भी एक्ट किया है गवर्नर ने अपनी कैपेसिटी में, तो उसको कोई चैलेंज नहीं करा जाएगा और उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, मतलब वो लायबल नहीं होगा इस जो हो रखा था विद्रोह, उसको सप्रेस करने के लिए जो भी उसने एक्टिविटी की। तो जो प्लेंटिफ था उसने केस फाइल करा और इंग्लैंड में करा। तो उसने क्या कहा, इंग्लैंड में तो देखो ये है, मतलब टोट है, लेकिन जमाइका में तो नहीं है। तो जब जमाइका में नहीं है और इंग्लैंड में है, तो जो जमाइकन गवर्नर है उसको इंग्लैंड कैसे लॉ अप्लाई करेगा अपना, दो द प्लेंटिफ बिलोंग टू दैट प्लेस, वो तो था। यहाँ से ही ना इंग्लैंड की एक और थर्ड कंसेप्ट जिसको बोलते हैं डबल एक्शनलेबिलिटी, डबल एक्शनलेबिलिटी, ठीक है। डबल एक्शन कैसे होता है? डबल एक्शन जैसे ये हो गया, तो कॉमन लॉ में एक बिल्कुल साउंड प्रिंसिपल है, दो कंडीशन है इसकी। एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, एक कंसेप्ट ये भी होती है जिसमें मैंने आपको फिलिप्स वर्सेस आयर अभी बताया, ठीक है, इसमें हमने अप्लाई किया था और ये कॉमन लॉ का है। इंडिया इवन इसको फॉलो करता है, कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। और इंग्लैंड में क्या है कि दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो अगर आप मान लो कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो तो दो ये कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। एक तो टोट जो है ना इज टेकन एज रोंग इन इंग्लैंड, वो रोंग होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड इन अदर कंट्री। ये अदर कंट्री कौन सा है? फोरम का जो हम बात कर रहे हैं, दो कंट्रीज में हुआ,
एक में टोट कमिट हुआ, एक में फोरम है। तो अगर फोरम में वो अप्लाई हो रहा है ना, तो डबल एक्शनलेबिलिटी क्या कहती है कि दोनों जगह वो टोट कंसीडर होना चाहिए। अगर मान लो जैसे मैं कह रही हूँ अभी ये फिलिप्स वर्सेस आयर का एग्जांपल है, यहाँ पे इंग्लैंड में तो वो एक्शन जो था ना, ऐसे मास किलिंग करना, रेबल पीपल्स को सप्रेस करने के लिए, या जो वो कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उस एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए जो मास किलिंग की गई, वो इंग्लैंड में तो टोट है, पर जमाइका में तो नहीं है। जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं उन्होंने तो लॉ पास कर रखा है, और वो लॉ अभी तक अगर वैलिड लॉ है तो वो है ही नहीं। तो इसलिए इस केस में जब वो प्लेंटिफ ने जमाइका के गवर्नर के खिलाफ केस फाइल किया तो वो सूट सस्टेन नहीं कर पाया। द रीज़न कि ये कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं हो रही, जमाइका का लॉ नहीं सपोर्ट कर रहा कि वो टोट है जहाँ पे एक्चुअली टोट कमिट हुआ है। तो जो टोट कमिट होने का प्लेस था वहाँ पे वो टोट है ही नहीं एक्टिविटी। तो एक जो दूसरा देश है जो कि फोरम चूज़ किया है प्लेंटिफ ने, वहाँ वो टोट है, तो ये फेल हो गया सूट ड्यू टू नॉन availability of both the condition or not fulfilling of both the condition and for not applying the double actionability of tort। डबल एक्शन नहीं हो पा रहा, तो डबल एक्शन होना ज़रूरी है। इंडिया की अगर हम टोट की सिचुएशन देखें तो इंडिया भी फॉलो कर रहा है। एक कोटा बस सर्विस लिमिटेड वर्सेस जलवाहर कॉरपोरेशन, ये केस 1960 का है। इसमें भी इंडियन कोर्ट्स ने क्या कहा था, एक बस सर्विस थी वो कोटा से चली और जलवाहर डिस्ट्रिक्ट में गई, ये दोनों अलग स्टेट में थे, उसमें प्रिंसली स्टेट थी ना, तो अलग अलग स्टेट में था, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के कंसेप्ट को अप्लाई करा गया। तो जो एक्सीडेंट था ना वो बस की ड्राइवर की नेग्लिजेंस से वो हुआ जलवाहर में। तो क्वेश्चन ये था कि कोटा का लॉ अप्लाई होगा या जलवाहर का होगा। तो कोर्ट हैज़ हिल्ड दैट जलवाहर का लॉ अप्लाई होगा, और जलवाहर में जो वो एक्ट हुआ है नेग्लिजेंट एक्ट बाय द ड्राइवर इज़ नॉट जस्टिफाइड, इसका मतलब वो टोट है, तो डैमेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे ड्यू टू द एक्सीडेंट टेकन प्लेस बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। तो अगर हम इंडियन सिनेरियो भी देखें ना, तो जो टोट के प्रिंसिपल है ना, ये इंडिया भी अप्लाई करता है, ठीक है। तो हमारी ये जो 3 थ्योरीज हैं ये सपोर्ट करती हैं अलग अलग सिचुएशंस को। बार बार हम ये बात करते हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल में कोई फिक्स ना ही तो कोई लीगल प्रोविज़न है, ना ही कोई स्टैचू है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल है ना, ये डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अप्लाई हो सकते हैं। फिक्स कोई एक रूल नहीं है कि नहीं इस सिचुएशन में ये अप्लाई होगा, इसमें ये होगा। तो ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपकी होगी क्लियर, टोट का कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आई एम अगेन सेइंग कि आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिए। और कोई टोट का टॉपिक है, इनिशियली भी मैंने यही बात कही, दोबारा कह रही हूँ, अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के सारे टॉपिक जो ब्रॉड मेजर टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो नो मोर वीडियोस फ्रॉम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अनलेस अनटिल मुझे ये पता चलेगा कि आप में कोई ये चाह रहा है कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं CPC की कहानी अंजलि मैम की जुबानी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।